हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 16 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पार्ट नंबर 15 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 15 नहीं पढ़ा है तो उसे एक बार आप पढ़कर उसके बाद ही पार्ट नंबर 16 में आए, ताकि पार्ट नंबर 16 जो कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एसपीडी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि अलग अलग एनर्जी लेवल के होते हैं वो कंबाइन होकर रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट क्या निकलता है? फॉर्मेशन ऑफ द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेम नंबर, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन से पहले थे उतने के उतने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बनेंगे। तो ये हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। हम जानते हैं कि जब भी दो एटम्स मिलते हैं तो सबसे फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइज्ड, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइज होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। हम जानते हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जब ऑर्बिटल्स की, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि बहुत मजबूत बॉन्ड है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम पाई बॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड के कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड है और ये बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। सिग्मा बॉन्ड इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, जीरो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। यह हमें ध्यान रखना है। ऑल लोन पेयर्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जब मॉलिक्यूल का जो सेंटर एटम है उसके चारों ओर अगर लोन पेयर भी है तो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। Sigma bond participate in hybridization, but pi bond do not participate in hybridization. जब हम किसी मॉलिक्यूल में देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन उस मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है तो हम मेनली देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल का जो सेंटर एटम है उस सेंटर एटम के चारों ओर क्या रीजन ऑफ डेंसिटी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में सेंटर एटम के, हम जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहे हैं उस एटम के चारों ओर पाई जाने वाली रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। ये रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हम जानते हैं कि केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है फिर भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तब भी उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो हम देख पा रहे हैं कि सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों में रीजन ऑफ डेंसिटी 111 है। और एक हमने बात कही है कि लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो चार चीजें कौन कौन सी हो गई? एक हो गया लोन पेयर, एक हो गया सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड और एक है ट्रिपल बॉन्ड। ये चार रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 टाइप्स ऑफ रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मॉलिक्यूल के सेंटर एटम के चारों ओर पाई जाती है। हम इस रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है ये हम आसानी से समझ पाते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जैसे कि मॉलिक्यूल का जो सेंटर एटम है उसके चारों ओर पाए जाने वाले लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, या हम कह सकते हैं रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? अगर दो है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर उसमें d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp2d है या फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और यदि d ऑर्बिटल्स जो कि पिन अल्टीमेट शेल का यूज हो रहा है तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर पिन अल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल है तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इन सब के शेप अलग अलग है, इन सब के बॉन्ड एंगल अलग अलग है, और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमें क्लियरली इन सभी एग्जांपल्स को एक एक करके समझना है और देखना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, जिसमें कि बेरिलियम जो कि फोर्थ एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का फोर्थ एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए जो कि ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p0 2p ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इसमें शेल नंबर 2 है, 1s2 एंड 2s2। शेल नंबर 2 में p ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में 0 है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और आ जाएगा 2p के पास। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1 एंड 2p1। हमें पता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आउटर मोस्ट शेल का एक तो है 2s यानी 1s हो गया ये, और एक 2p, एक s और एक p, यानी हाइब्रिडाइजेशन किसका हो रहा है, एक s ऑर्बिटल का एक p ऑर्बिटल का। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइज्ड होकर ये ऑर्बिटल सेम इक्वल एनर्जी इक्वल शेप के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp sp। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जिसमें कि सेम एनर्जी सेम शेप होता है। अब ये ऑर्बिटल्स तैयार हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जब बेरिलियम के पास क्लोरीन आती है, तो जब क्लोरीन बेरिलियम के पास आएगी तो क्लोरीन के कांटेक्ट में आते ही बेरिलियम के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं क्लोरीन से रिएक्शन करके बॉन्डिंग करेंगे, ये देखिए, और क्लोरीन से रिएक्शन करके बॉन्डिंग करते हैं और ये पेयरिंग हो जाती है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो निर्माण हो रहा है, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 50% s करेक्टर की जब बात करें, जैसे बेरिलियम के जो दो लोब बने हैं, हाइब्रिडाइज दो लोब बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये जो लोब है ये शो कर रहे हैं कि जो बिग वन जो लोब है, बड़ा वाला लोब है, वो p करेक्टर शो कर रहा है, जबकि जो मिडल में स्मॉल लोब है ये s करेक्टर शो कर रहा है। ये दोनों अपने आप को इस तरीके से ओरिएंटेशन में लाते हैं कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री पे ये दोनों एक दूसरे को अरेंज करते हैं और साथ में ही क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है ये हेड ऑन ओवरलैप करता है और ये हेड ऑन ओवरलैप के थ्रू बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड दोनों ही क्लोरीन इससे अटैच हो रहे हैं और BeCl2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। इस मॉलिक्यूल का जो शेप है हम आसानी से देख पा रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो बिना सोचे समझे हम ये देख पा रहे हैं कि इसका लीनियर शेप है। नेक्स्ट एग्जांपल है N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं और साथ ही साथ एक एक लोन पेयर है। जब लोन पेयर हमने देखा है कि रीजन ऑफ डेंसिटी को पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो किसी मॉलिक्यूल के चारों ओर उसमें कितनी रीजन ऑफ डेंसिटी है इसको काउंट करके भी हम हाइब्रिडाइजेशन को पता लगा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि यहाँ एक रीजन ऑफ डेंसिटी है ये लोन पेयर की और एक रीजन ऑफ डेंसिटी है यहाँ सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में मिडल वन जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी के जो दो रिमेनिंग बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, हम जानते हैं इसे। तो सिग्मा बॉन्ड एक है और एक है लोन पेयर, तो 2 रीजन ऑफ डेंसिटी हो गई है। जब 2 रीजन ऑफ डेंसिटी होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर स्ट्रक्चर होगा, साथ में ही 180 डिग्री आएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसी के साथ में N2 मॉलिक्यूल को हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, 180 डिग्री के साथ में हो रहा है और लीनियर शेप बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर में कार्बन है और दोनों तरफ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। कार्बन जो कि 6th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इसका ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 2s2 एंड 2p2। जब यह एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 2s1 हो जाएगा और 2p3। इस तरीके से कार्बन के पास में टोटल कितने हो गए हैं, 1 2 3 4,
सारे सिंगल ऑक्यूपाई हो गए हैं। अब ये हाफ फिल हो गया है, मोर स्टेबल हो गया है। अब इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में ये बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन के साथ में। हम देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है 2 पाई बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में। पाई बॉन्ड बनता है p ऑर्बिटल्स के साथ में। यानी अगर ये 2 p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्डिंग में लग रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 1s एंड 1p। 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स जो हैं ये हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कार्बन के पास में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। कार्बन जो कि दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो इस तरफ भी एक सिग्मा बॉन्ड, इस तरफ भी एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल 2 डेंसिटी है, 2 रीजन ऑफ डेंसिटी है। तो 2 रीजन ऑफ डेंसिटी होने पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से, लेकिन साथ में ही 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ टोटल रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितनी हो गई है? एक जो है सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास में 3 हो गई है। और जब 3 रीजन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जबकि कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगेन ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइन C2H2, जिसमें कि C कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, साथ में ही इसके एजेस जुड़े हैं हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड से। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? जब ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी सिग्मा बॉन्ड 1 है और 2 पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 है इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ ये कार्बन जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ में, तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और है। तो प्रत्येक कार्बन के पास 2-2 सिग्मा बॉन्ड है। जब 2-2 सिग्मा बॉन्ड है यानी इनके पास रीजन ऑफ डेंसिटी का नंबर 2 है। जब 2 रीजन ऑफ डेंसिटी होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों ही कार्बन 2 रीजन ऑफ डेंसिटी होने के कारण इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। जब हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन के पास में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट शेल के लिए फर्स्ट ऑर्बिटल में ही भरा जाता है 1s1। इसके पास कोई दूसरा ऑर्बिटल ही नहीं है जिसके साथ ये हाइब्रिडाइज हो सके। ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। साथ ही इथाइन का जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है। ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल शो करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ मैं आपको बोर्ड पे केवल इतना ही शो कर पा रही हूँ, लेकिन जब हम देखें कि ये z एक्सिस पर अगर हम देखें कि 2 p ऑर्बिटल्स और ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ से दोनों तरफ से, तो ये बीच में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे बेलनाकार स्ट्रक्चर जो है कि दोनों एजेस पे हाइड्रोजन है लेकिन बीच में ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये एक सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। नेक्स्ट एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। बोरोन जो कि 5th एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p1। ये है ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये 2s2 से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाता है, देन 2p2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि ब्लैंक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए? एक s ऑर्बिटल अवेलेबल है, साथ में ही 2 p ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो यहाँ एक s, यहाँ से एक s और p2 है, यहाँ पे 2 p है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 बनेंगे, क्योंकि हमारे पास हम 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी सेम नंबर में होंगे। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन के।
ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल शेप, इक्वल एनर्जी में है। और जब इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हम अलाइनमेंट देखते हैं कि क्या ओरिएंटेशन है इनका, तो इन तीनों लोब्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन तीनों लोब्स के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री आता है, ताकि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके और मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो किसी मॉलिक्यूल के लिए। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है? क्लोरीन आते हैं और तीनों लोब के साथ में ये हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और इसी के साथ में इसकी पेयरिंग हो जाती है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ में, और ये बनता है BF3 का मॉलिक्यूल, जिसका की बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और इसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसका। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है ओजोन में आप देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन है और तीनों ही अलग अलग बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तीनों ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स अलग अलग हैं। एक के पास 1 लोन पेयर है, एक के पास 2 लोन पेयर है और एक के पास 3 लोन पेयर हैं। तो हम इसको इजी वे में इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसको ज्ञात करने के लिए डेंसिटी को देख लें। अगर इसकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देख लें तो हम आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे फर्स्ट में हम देखें कि इसकी रीजन ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट वन जो ऑक्सीजन है इसकी रीजन ऑफ डेंसिटी देखें तो इसमें 3 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 + 1 4। जब 4 रीजन ऑफ डेंसिटी होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। देख पा रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वन ऑक्सीजन की बात करें हम तो इसके पास में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 है और वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमारे पास है एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा लोन पेयर। तो 3 रीजन ऑफ डेंसिटी है। जब 3 रीजन ऑफ डेंसिटी होती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और थर्ड वन जो ऑक्सीजन है इसके पास में 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से इसकी रीजन ऑफ डेंसिटी हुई 3 और 3 रीजन ऑफ डेंसिटी होने पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो तीनों ऑक्सीजन के लिए ये चीज अलग अलग रीजन ऑफ डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देख पा रहे हैं। एक sp2 है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और दूसरा भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के इथीन और फॉर्मेल्डिहाइड। इथीन में हम देखते हैं कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जो कि दो हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पे अगर हम देखें कि कार्बन नंबर 1 पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है। दोनों ही कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। तो 3 नंबर ऑफ जो हम देखना चाह रहे हैं रीजन ऑफ डेंसिटी वो कितनी है, यहाँ रीजन ऑफ डेंसिटी 3 है और 3 रीजन ऑफ डेंसिटी की वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है दोनों ही कार्बन पे, sp2 एंड sp2। और हाइड्रोजन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि 1s1, एक ही ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ही ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। जबकि 1s1 s नंबर शेल में 1s में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है और हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहां हम देख पा रहे हैं कि एक सिग्मा है और एक पाई है, और जबकि हाइड्रोजन से जुड़ने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो हम देख पा रहे हैं कि कार्बन के पास में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को अगर हम काउंट करें कि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही काउंट करना है। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, जब यहाँ पर रीजन ऑफ डेंसिटी 3 है, तो 3 होने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन के लिए, जबकि ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास में एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आपको हमेशा याद रखना है। तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 लोन पेयर प्लस एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल रीजन ऑफ डेंसिटी 3 हो गई। और 3 डेंसिटी है, 3 रीजन ऑफ डेंसिटी के साथ में हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो ऑक्सीजन के लिए भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कार्बन के लिए भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि दोनों हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल है और एक ही ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे कुछ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, इसमें सबसे पहले मीथेन है। मीथेन जिसमें कि कार्बन CH4, मीथेन कार्बन जो कि 6th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 6th एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2, ये है ग्राउंड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से जंप करके 2p में चला जाएगा और ये हो जाएगा 2p3। 1s2 2s1 एंड 2p3। हाइब्रिडाइजेशन के लिए टोटल ऑर्बिटल्स कितने मिल गए हैं, एक s और 3p। एक s ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल हैं, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बना रहे हैं 4, क्योंकि 1 + 3 4, टोटल हम काउंटिंग कर सकते हैं कि 1 + 3 4 हो रहे हैं और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 1 2 3 4 जो कि इक्वल शेप के हैं और इक्वल एनर्जी लेवल के हैं। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रखते हैं और साथ ही साथ में हाइड्रोजन जो कि 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में जुड़कर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड के साथ में ये हेड ऑन ओवरलैप करके इनसे जुड़ जाते हैं और CH4 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होने की वजह से किसी तरीके का कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है, इन लोब्स में किसी तरीके का रिपल्शन नहीं हो रहा है, तो ये प्योर स्ट्रक्चर 109.5 डिग्री के साथ में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एग्जांपल है अमोनिया NH3। NH3 में नाइट्रोजन जो कि 7th एलिमेंट है, इसका ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 एंड 2p3। इसके पास 2p3 ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में 2s2 एंड 2p3 ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड होकर ये sp3 के 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये ऑर्बिटल्स जिसमें कि एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर हम देख पा रहे हैं, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर बाकी के तीनों जो एंगल्स पे जो अटैचमेंट हो रहे हैं उनको रिपल्शन करता है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स के बने हैं और ये जो बाकी के जो पेयरिंग हो रहे हैं उनको रिपल्शन कर रहे हैं और बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर रहे हैं। ये 109 का जो एंगल है, ये 109.5 का जो एंगल है, यहाँ पर 107 एंगल में ही कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू लोन पेयर। तो इसके साथ ही ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्यों हो रहा है ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मीथेन के जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित ये लोन पेयर ये रिपल्शन की वजह से इसके बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर रहा है और स्ट्रक्चर बन रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2O ऑक्सीजन जो कि 8th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p4। यह है ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक s ऑर्बिटल है 2s एंड 3p ऑर्बिटल्स है p3। तो sp3 ये चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इक्वल एनर्जी के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। ये सारे कहलाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 एंड sp3, जिसमें कि 2 लोन पेयर हैं। तो हम ऑक्सीजन पे देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर हैं। ये 2 लोन पेयर बाकी के जो 2 बॉन्ड्स के साथ में हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 लोन पेयर उन्हें
रिपल्शन करते हैं और बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करके 104 डिग्री कर देते हैं। और इस वजह से ये इसका स्ट्रक्चर H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि बेंड स्ट्रक्चर है या वी शेप का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू टू लोन पेयर्स। अगर हम रीजन ऑफ डेंसिटी से इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में, यहाँ हम देखें ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 1 2 3 4 रीजन ऑफ डेंसिटी होने पर देखिए यहाँ 4 रीजन ऑफ डेंसिटी होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 रीजन ऑफ डेंसिटी भी हो रही है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, हमें ये देखना है। AlCl3 प्लस Cl माइनस इज गिव्स देन AlCl4 माइनस। सबसे पहले एल्यूमिनियम जो है AlCl3 के फॉर्म में है, लास्ट में जाके ये AlCl4 माइनस के फॉर्म में आ रहा है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में इसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज आ रहा है, हमें ये नोटिस करना है। एल्यूमिनियम जो कि 13th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 13th एलिमेंट होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। आउटरमोस्ट शेल जो वैलेंस शेल है 3s2 एंड 3p1 है। 3s2 3p1 जब ये स्ट्रक्चर बनाया है हमने, यहाँ देखिए जब ये एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये 3s2 एंड 3p1 होगा, जबकि एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3p में जा रहा है तो 3s1 एंड 3p2 हो रहा है। जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए एक तो ब्लैंक ऑर्बिटल है, ये जो ब्लैंक ऑर्बिटल है कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं अवेलेबल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक s का है और दो p के हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और ये 3 ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। AlCl3 का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि अगर हम देखें कि AlCl4 ये बन रहा है क्लोरीन के साथ ऐड होके AlCl4 के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 3s2 एंड 3p1। जब एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा 3s2 एंड 3p2। अगर 3p2 स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ रहा है, और साथ ही साथ जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3s1 एंड 3p3। जब ये ऑर्बिटल्स, अब यहाँ कोई तरीके का ब्लैंक ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेड मोड में है, और सारे के सारे ऑर्बिटल्स जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं तो ऑर्बिटल्स जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 इक्वल एनर्जी के इक्वल शेप के जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बनेंगे s एंड 3p sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि AlCl3 जिसमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जबकि बनने वाला AlCl4 माइनस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और जिसके स्ट्रक्चर भी चेंजेस हैं, ट्राइगोनल प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अलग अलग स्ट्रक्चर भी शो कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें कि d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है। हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल्स, d एलिमेंट्स कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये बियॉन्ड रूल्स जाते हैं, बियॉन्ड ऑक्टेट रूल्स जाते हैं। हमने देखा कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम की चाहत होती है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, लेकिन हम बहुत से ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देख पाते हैं जो कि बियॉन्ड ऑक्टेट रूल जाते हैं। हम देख पाते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, उनमें d ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते। ये ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स थर्ड रो से स्टार्ट होते हैं। तो जो एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड रो में होते हैं वो केवल sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर पाते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल की थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें d ऑर्बिटल्स होने के कारण वो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये d ऑर्बिटल्स कुछ खास हैं, ये स्पेशल है, तो इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत यूनिक लगेगा, तो उसे थोड़ा सा अच्छे से समझें। आपको लगेगा कि ये कुछ रूल्स को तोड़ रहे हैं, ये रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, और वाकई में ये d ऑर्बिटल्स बहुत से रूल्स को ब्रेक करते हैं।
तो टेंशन ना लें आप और अच्छे से समझने की कोशिश करें। डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाते हैं। हमने देखा है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को देखा है, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं देखा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें कि एक ही एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग कराता है और इसके साथ साथ में बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं बड़े ही कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका कि एग्जाम्पल है NiCN4-2। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 है। Ni निकल जो कि 28th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 और 4p0। 4p ऑर्बिटल्स ब्लैंक है यहाँ पे। हम देख पाते हैं कि जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d8 है और 4s2 है और 4p0 के ब्लैंक ऑर्बिटल्स हैं। हम देख पा रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ Cn, जब Cn साइनाइड की प्रेजेंस होती है तो निकल +2 में कन्वर्ट होता है। +2 में कन्वर्ट होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं 4s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो 3d8 का जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ही ऑर्बिटल के साथ जाके शेयरिंग करके इसी की पेयर बन रहा है और इसके साथ ही ये ब्लैंक ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं। एक d ऑर्बिटल ब्लैंक हो रहा है, एक s ऑर्बिटल ब्लैंक हो रहा है और 3p के ऑर्बिटल्स ब्लैंक हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं ब्लैंक ऑर्बिटल्स। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लैंक ऑर्बिटल्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब बात की जाती है तब हमने कहा कि ये रूल्स को ब्रेक करते हैं और इनमें ही हमें पता चल रहा है कि ये ब्लैंक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, ये साइनाइड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी इस साइनाइड के ही 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आ रहे हैं निकल के साथ में और सारे के सारे ऑर्बिटल्स को फिलअप कर रहे हैं। इसके साथ ही ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ब्लैंक ऑर्बिटल्स किसका, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल्स DsP2। DsP2 के साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और सभी के साथ बॉन्ड्स बना रहे हैं ये Cn। 1 2 3 4 Cn इन 4 ब्लैंक ऑर्बिटल्स को फिलअप कर रहे हैं और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहला रहा है, DsP2। हम देख पा रहे हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है DsP2 का एक NiCN4। यहाँ हम देख पाते हैं कि Cn जैसे टोटली इसके ऊपर चार्ज -2 दे रखा है, ये -2 किस तरीके से आया है, क्योंकि हमने आपको बताया कि निकल जब इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करता है, तो निकल के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, +2। और साइनाइड जो कि एक नेगेटिव चार्ज है Cn-, तो Cn के ऊपर जो है Cn4 है, तो ये कितना हो गया, ये -4 हो गया है। तो यहाँ +2 है, यहाँ -4 है, तो टोटली इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा कितना हो जाएगा, NiCN4। ये +2 है, ये -4 है, तो शेष कितना बचा, -2। तो ये कंप्लीटली इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का। साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, निकल बीच में और चारों कॉर्नर्स पे साइनाइड आयन जुड़ जाता है और ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर DsP2 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें 90 डिग्री एंगल के साथ में ये सभी के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस जो कि 15th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d ब्लैंक है। हम जब ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, इसका ग्राउंड स्टेट में जब हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो 3s2 3p3 एंड 3d ब्लैंक है। ये 3s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में आने पे क्या करता है, यहाँ से जंप करके 3d में चला जाता है। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक s का, 3 p के और एक d का। तो sp3d, sp3 एंड 1
डी। ये ऑर्बिटल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये हाइब्रिड होके टोटल इक्वल एनर्जी वाले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं इक्वल शेप एंड इक्वल एनर्जी के। ये फास्फोरस के पांचों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये जुड़ते हैं हेड ऑन ओवरलैप के साथ क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये हेड ऑन ओवरलैप के साथ में 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। ये 5 सिग्मा बॉन्ड के साथ में फास्फोरस से जुड़ेगा, जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ये देखिए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 क्लोरीन है और साथ में ही अलोंग द एक्सिस ये 2 क्लोरीन अलोंग द एक्सिस है और बाकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। जो क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़े हैं वो 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ जुड़े हैं, और जो अलोंग द एक्सिस जुड़े हैं वो प्रत्येक इक्वेटोरियल पोजीशन के जो क्लोरीन है उनके साथ में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल है 120 और 90 डिग्री। ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का SF6। सल्फर जो कि 16th नंबर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। 3d एलिमेंट 3d जो ऑर्बिटल है वो ब्लैंक है। अच्छा, जब ग्राउंड स्टेट में हम इसको देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल को 3s2 3p4 एंड 3d ब्लैंक को। जब ग्राउंड स्टेट में हम इसे देखते हैं तो 3s2 3p4 और ये 3d जो है ये ब्लैंक है। ये 3d की जो ऑर्बिटल्स हैं ब्लैंक है, पर अवेलेबल है, फिलहाल ब्लैंक है। जब हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो अपने s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके d में जंप करता है, तो यहाँ एक हो जाएगा, और एक 3p से एक इलेक्ट्रॉन और जंप करके d ऑर्बिटल में दे देता है, तो यहाँ भी एक ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल हो गया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? s p के 3 और d के 2, sp3d2। ये सभी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और sp3d2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, और ये 6 ऑर्बिटल्स सल्फर के साथ जुड़कर फ्लोरीन जब 6 एंगल्स पे सल्फर के साथ जुड़ता है तो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे जुड़ जाता है। हम इसे ऑक्टाहेड्रल पोजीशन कह सकते हैं या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। जब ये सल्फर के साथ 6 पोजीशन पे जुड़ता है तो ऑक्टाहेड्रल, या हम कह सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं इस शेप को। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री के एंगल्स के साथ में ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये एग्जांपल है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का SF6। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। प्रत्येक हाइब्रिडाइजेशन को हमने एग्जांपल्स के थ्रू एक एक करके समझा है। आई विश बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।